कहानी एक परिवार की जिसमें बस 4 किरदार मुख्य होंगे। माता प्रोमिला, पिता शेखर चंदर और 2 बच्चे, बेटा आरव और बेटी आरुषि, बहू सोनिया। कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस एक मुद्दा है जो दिमाग में है तो आपके सामने रखने की छोटी सी कोशिश है। प्रोमिला एक हाउसवाइफ जिसका काम है घर और बाहर के हर मुद्दे पर बोलना, चाहे उसके बारे में पता हो या ना हो। चंद्रशेखर घर में ही रहते हैं क्योंकि जब से आरव ने काम करना शुरू किया है तब से उन्होंने सारे काम छोड़कर मन बीबी की बातों में लगा लिया है। एक 4 BH का खूबसूरत फ्लैट, आरव 26-27 साल का हैंडसम लड़का, घर का लाडला, एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय, सैलरी 30,000। लेकिन लाडला तब जब तक वो सबकी ज़रूरतें पूरी करे। मैरिड वाइफ सोनिया एकदम सीरियल वाली बहू, जॉब के साथ साथ पूरे घर को संभाल कर रखने वाली, लेकिन घर में उसकी वैल्यू 10 रुपये से ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाई जिसमें आजकल एक चॉकलेट भी बड़ी मुश्किल से आती है। अरे भाई इतनी वैल्यू भी इसलिए है कि घर में फ्री की काम करने वाली और बाहर जाकर जॉब करके 4 पैसे घर में लाती है। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर, सैलरी 12,000। आरुषि 24 साल, बेहद खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, सबसे खास अपने मम्मी पापा की लाडली। उसे हर वो चीज़ चाहिए जो किसी आम मिडिल क्लास लड़की के पास तो हो ही नहीं सकती, और जो भी चाहिए वो बस हाजिर होना चाहिए। वो अब कैसे और कहाँ से लाना है ये मम्मी पापा जाने या फिर आरव। प्रोमिला पूजा घर में बैठी, बहू सुबह के 6 बज गए हैं तो अपने पापा जी को चाय दे दे, वरना सुबह सुबह फिर से शुरू हो जाएंगे। किचन में नाश्ता रेडी करती सोनिया। जी मम्मी जी, अभी देती हूँ। चाय कप में डालकर ट्रे में रखते हुए हॉल में जाकर, पापा जी चाय। चंद्रशेखर जी, बहू वो मुझे मेरा चश्मा भी पकड़ा दो। सामने ही टेबल पर चाय रखते हुए सोनिया ने चश्मा उठाकर आगे बढ़ाते हुए, लीजिए पापा जी। सोनिया आगे बढ़ते हुए दरवाजे से न्यूज़पेपर उठाकर पापा जी से, लीजिए न्यूज़पेपर। सोनिया फिर से किचन में काम करने लगी और नाश्ता बनाते बनाते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। सोनिया ने अपने दोनों हाथों को इतनी गति दी थी कि 2 लोगों का काम अकेले करने लगी और वहीं खड़े अपना नाश्ता किया। वो अक्सर रसोई में ही फटाफट नाश्ता करती थी। जब से आरव ने देखा था कि वो अक्सर जल्दी के चक्कर में अपना नाश्ता किए बिना ही निकल जाती है, सोनिया के लिए ये एक अच्छी बात थी। इस घर में की आरव से अरेंज मैरिज होने के बावजूद आरव पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाता है, और यही एक वजह है सोनिया के चुप रहने की भी। प्रोमिला जी बोली, उठ जा आरुषि, 8 बज चुके, फिर तुमको कॉलेज भी जाना है मेरे बच्चे। और हाँ, कल तुम्हारा बर्थडे है तो बताओ तुमको क्या गिफ्ट चाहिए। आरुषि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए, मम्मा मुझे आईफोन का टॉप मॉडल चाहिए, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स के पास महंगे फ़ोन है। अब आप ही बताओ उनको देखकर मुझे कैसा लगता होगा। प्रोमिला जी बोली, चल ठीक है, शाम को करती हूँ आरव से बात। अभी उठ और जाकर नाश्ता कर ले, टेबल पर लगा दिया है। आरुषि ने कहा, ओके मम्मी। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। शाम को चाय पीते हुए प्रोमिला ने चाय का कप चंद्रशेखर की ओर बढ़ाते हुए, देखिए जी, आरुषि के बर्थडे पर आईफोन तो देना ही पड़ेगा, और मैं सोच रही हूँ इस बार पार्टी घर में ना करके बाहर होटल में ही कर लेते हैं, क्योंकि घर पर ताम झाम करना मुझको तो अच्छा नहीं लगता, और उसकी सहेलियाँ भी तो आएंगी। कुछ तो हमारी भी इज्जत बढ़नी चाहिए चंद्रशेखर जी। प्रोमिला की ताल में ताल मिलाते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी बेटियाँ तो हर किसी के नसीब में नहीं होती, और कहते हैं बेटियों की किस्मत से ही घर चलता है। बेटों का क्या है, वो तो शादी होते ही बेगाने हो जाते हैं। हम पर भगवान की कृपा है कि हमारे पास लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आरुषि के रूप में है। सोनिया घर आते ही चाय का कप पीकर किचन में काम करने लग गई, क्योंकि ना तो उसको किसी की बात की परवाह थी घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसकी बात न किसी ने सुननी थी, ना ही उससे कोई राय लेने वाला था। तो उसने खुद को इन बातों में उलझाने की बजाय
खुद को काम में व्यस्त रखना ही अच्छा समझा था। इसलिए MBA करने के बाद भी छोटे से स्कूल में जॉब कर रही थी, क्योंकि उसे जहाँ जॉब के ऑफर मिल रहे थे वो काफ़ी दूर थे और आरव और घर की जिम्मेदारी के कारण वो बेंगलोर या नोएडा में जॉब नहीं कर सकती थी और डिनर की तैयारी में लगी रही बिना किसी तर्क वितर्क के। आरव को दरवाजे पर आता देख सोनिया का चेहरा खुशी से चमक गया और किचन से नींबू पानी का गिलास लेकर बाहर आ गई। प्रोमिला जी बोली, अरे बहू, तुम वो नींबू पानी पैकेट वाली क्यों नहीं बना लेती? उसमें चीनी भी नहीं डालनी पड़ती और पीने में भी अधिक स्वाद लगता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में नींबू की कीमत आसमान छूने लगती है। प्रोमिला ने अपना तर्क सामने रखते हुए कहा। सोनिया ने हल्का सा सिर हिलाते हुए जी कहा और गिलास को आरव के आगे करते हुए, लीजिए। प्रोमिला फिर से, सोनिया जाकर रसोई में आरुषि के लिए सलाद की प्लेट तैयार कर दे, क्योंकि वो खाना तो नामात्र ही खाती है। आरव वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गया। चंदर जी बोले, और बेटा कैसा रहा आज का दिन? आरव ने गिलास को मुंह लगाते हुए, जी ठीक था। चंदर ने एक सरसरी सी नज़र प्रोमिला पर डाली। प्रोमिला ने बात आगे बढ़ाते हुए, आरव, 2 दिन बाद तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे है, तो तुम और सोनिया अपनी तरफ से क्या गिफ्ट दोगे? आरव ने गिलास टेबल पर वापस रखते हुए अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर आगे बढ़ाते हुए, माँ, आरुषि खुद ही ले लेगी जो उसे पसंद है। आरव मन ही मन सोच रहा था, ये पैसे तो मैंने सोनिया के लिए एक जोड़ी पायल के लिए कई महीनों तक बचत करने के बाद बचा कर रखे थे। चलो, आरुषि की खुशी भी जरूरी है। प्रोमिला तेज तर्रार आवाज में बोलते हुए, रहने दे आरव, अगर मन नहीं है कोई गिफ्ट देने का तो कोई ज़रूरत नहीं। आखिर अब तो तुम अपने पैसे बीबी पर ही उड़ाओगे, क्यों जी? चंदर की ओर देखते हुए, और वैसे भी आरुषि तो पैसे लेने वाली नहीं है। मैंने सोचा था कि चलो घर में एक ही बेटी है, न जाने आगे ससुराल कैसा मिले, इसलिए सोचा था छोटी छोटी खुशियों से उसका दामन भर दे। पर चलो जी, उसकी तो किस्मत में ही नहीं है ये सब। आरव बोला, मम्मी आप क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। प्रोमिला बोली, बेटा वो मैं और तेरे पापा इस बार उसको आईफोन देना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि छोटी सी पार्टी होटल में दे दे किसी भी। आरव ने फिर से अपनी बात रखते हुए, माँ फ़ोन ही चाहिए तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन दे देते हैं। चंदर जी बीच में ही, रहने दे फिर। आरव ने एक नज़र चारों ओर घुमाई और अपनी बात आगे रखते हुए, पापा अभी मेरी सैलरी में से बाइक की भी इंस्टॉलमेंट कटती है और आईफोन टॉप मॉडल 82,000 का है और पार्टी में भी कम से कम 20 से 25,000 खर्च हो जाएंगे। तो आप ही बताइए कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। आरव ने अपना मोबाइल आईफोन 7 आगे करते हुए, पापा अगर आरुषि को आईफोन ही चाहिए तो ये ले लेगी, मैं कोई भी ले लूँगा, क्योंकि फ़ोन तो फ़ोन है। चंदर जी बोले, हाँ भाई वो हमारी बेटी है तो तुम क्यों करोगे उसके लिए कुछ? वो क्यों लेगी तुम्हारा पुराना मोबाइल कल को तुम्हारी बीबी के उल्हाने सुनने के लिए कि अपनी खुशी के लिए तुमसे मोबाइल छीन लिया। इधर सोनिया किचन में खड़ी सोच में डूबी हुई थी। जिस घर में एक गिलास नींबू पानी महंगा लगता है बेटे के लिए, उसी घर में बेटी के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ छोटी सी खुशी है। कुछ सोचते हुए सोनिया किचन से बाहर आई और वहाँ का गर्म माहौल देखते हुए, आरव आप आरुषि को आईफोन इंस्टॉलमेंट में लेकर दे दीजिए, और हाँ पार्टी में जो भी लगेगा वो मेरी 2-3 महीने की सैलरी से मैनेज हो जाएगा, मैं अपनी सैलरी एडवांस ले लूँगी। आरव ने गुस्से से एक नज़र सोनिया को देखते हुए चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था अगर इस वक्त उसने सोनिया की बात काटी तो आने वाले टाइम में उसकी बीवी को जो इज्जत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। आरव ने हामी भरकर गुस्से में अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि क्यों कोई भी आज उसकी बात नहीं समझ रहा कि आने वाले वक्त में कम से कम थोड़ी बहुत कुछ तो सेविंग होनी चाहिए। दिखावे से बढ़कर भी जिंदगी होती है, और कल को आरुषि की शादी भी करनी है, तो कोई क्यों नहीं समझता मेरी बात को कि कल अगर उसके मन मुताबिक घर परिवार नहीं मिला तो तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा आरुषि के लिए।
सोचते हुए अपने बेड पर लेट गया। तभी वहां सोनिया को आता देख आरव ने अपना मुंह फेरकर दूसरी दिशा में घुमा दिया। सोनिया दूर से ही, क्या बात है आरव, आप नाराज हो? आरव ने एक नज़र दरवाजे की ओर डाली जहां सोनिया अपने हाथों को बांधे खड़ी थी। नहीं तो वैसे भी मुझे ये हक कभी मिला ही नहीं कि मैं भी किसी से भी नाराज हो सकूं। सोनिया बोली, तो चलिए खाना खा लीजिए, वैसे भी मुंह बनाने से आपको किसी से भी नाराज होने का हक तो मिलने से रहा। आरव बोला, सोनिया तुम समझती नहीं हो, घर का खर्च पहले से ही मुश्किल से चलता है और मुझे ये दिखावे के लिए उधार की जिंदगी जीना पसंद नहीं। जानती हूँ आरव, पर घर की शांति भी जरूरी है और आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक फ़ोन की ही तो बात है, वो भी तो अपने बड़े भाई से कुछ उम्मीद रखती होगी ना। आरव सोनिया की बात सुनकर, अच्छा तो तुम्हारी क्या उम्मीद है मुझसे, वो भी बता दो, जिसे मैं अपनी दोनों किडनियां बेचकर पूरा कर दूं। सोनिया ने आरव की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा तो उसकी आंखों में पानी टपकने लगा। आरव बोला, सॉरी सोनिया, पर आरुषि सब समझ सकती है, बस अगर मम्मी पापा उसका साथ ना दे, और तुम्हें पता है कि पापा के पास तो कोई सेविंग भी नहीं है इस फ्लैट और गांव की ज़मीन के अलावा। सोनिया ने अपने हाथों में आरव का हाथ पकड़ते हुए, अब ज़्यादा सोच रहे हो तुम तो थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारा डिनर कमरे में ही ले आऊँगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। 2 दिन बाद पार्टी थी, सब अच्छे से मैनेज हो गया था। आरुषि बोली, थैंक यू मम्मी पापा इतनी अच्छी पार्टी के लिए, और एक नज़र पूरे हॉल पर मारकर देखती है। प्रोमिला ने अपने हाथ में लिया वो बॉक्स आरुषि की ओर बढ़ाते हुए, ये ले फ़ोन। थैंक यू मम्मी, और गले लग गई। आरव और सोनिया उसे देखकर, अब तो खुश है ना? आरुषि ने मुंह बनाते हुए, भाई भाभी नहीं मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई। सोनिया बोली, सॉरी आरुषि, वो मेरे पास। आरुषि बीच में ही, भाभी वैसे आपकी रिंग बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना मुझे यही गिफ्ट कर दे। सोनिया ने एक नज़र आरव की ओर देखा और अगले ही पल आरव आरुषि को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए, सॉरी आरुषि, ये रिंग तो नहीं मिल सकती क्योंकि ये गोल्ड की नहीं सिल्वर की है, जो तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक काम करो, जो मम्मी ने गोल्ड की रिंग पहन रखी है वो ले लो। आरव ने सोनिया का हाथ पकड़कर निकलते हुए कहा। आरुषि मुंह बनाते हुए, चांदी की अंगूठी। वही प्रोमिला, चंदर जी देख लिया आपने आरव को एक चांदी की अंगूठी के लिए कितना सुनाकर गया है। और क्या हो जाता अगर भाभी अपनी नंद को गिफ्ट में दे देती। पार्टी अपने शुरूर पर थी। आरुषि ने अपने बर्थडे पर ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। चंदर बोला, प्रोमिला मेरी बेटी मेरा अभिमान है, देखो हम उसे हमेशा खुश रखते हैं। सब अच्छे से निपट गया था, लेकिन आरव और सोनिया पर एक्स्ट्रा बोझ जरूर पड़ गया। जो अभी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो पार्टी करने में लग गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा था 20 से 25 हज़ार, लेकिन एक अच्छे होटल में पार्टी करने का खर्चा 60 हज़ार रुपये आया था, क्योंकि गेस्ट की लिस्ट ज़्यादा थी, जिसमें से 25 हज़ार तो सोनिया ने अपनी 2 महीने की सैलरी एडवांस लेकर पे किए थे। बाकी आरव ने थोड़ी बहुत जो सेविंग थी वो निकाल कर पे किए थे, क्योंकि इस वक्त और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। लेकिन उसके माथे पर सिकन की कुछ लकीर जरूर उभर गई थी। वो ये अच्छे से समझ गया था, कम से कम आने वाले 6 महीनों तक उसका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट रहने वाला है। अगले दिन उसने ये बात सोनिया को भी समझा दी थी कि इस पूरे साल भर में तुम्हें केवल करवा चौथ के अलावा कोई सामान नहीं लाना है, और जितना हो सके उतनी मुट्ठी बंद करके चलना पड़ेगा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अभी तुम ज़्यादा ना सोचो, और मेरा तो तुमको पता ही है आरव, ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये खर्च होते हैं। बिल्कुल आरव, उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। सोनिया ने बुझे मन से बोल तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तड़प उठी, क्योंकि शादी के बाद उसके भी कुछ अरमान थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे हर वो चाह उसके अंदर ही दबती चली जा रही थी। लेकिन आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सी आह निकली। उसे भी उसने अपने अंदर कुछ सोचते हुए दबा लिया। आरव के चेहरे की ओर देखते नम आंखों से वो चुप सी होकर
हल्का मुस्कुराकर, सब मैनेज हो जाएगा। इधर आरव की आंखों में भी हल्की नमी आ गई थी, क्योंकि उसने शादी के 2 साल होने पर भी आज सोनिया के लिए कोई खास तोहफा तक नहीं लिया था और उसकी ज़रूरत में भी उसे कृति करने को बोल रहा था, जबकि वो खुद पूरा दिन मेहनत करती थी। आरव ने सोनिया को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इन बंद आंखों ने सोनिया के दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो गई, जैसे आरव के अंदर भी आज कुछ टूटा हो। कुछ दिन यूं ही बीत गए। घर में राशन के सामान में कटौती होने लगी। सोनिया भी अपना मन मारकर 500-700 रुपये ही अपने ऊपर खर्च करती, वो भी अगर ज़रूरत हो, वरना नहीं। शुरू के 2 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकाले, क्योंकि इस बीच सोनिया की भी सैलरी नहीं आने वाली थी। 4 महीने निकलते निकलते काफ़ी हद तक ठीक होने लगा था, लेकिन आज का दिन जहां खुशी का था, वहीं सोनिया और आरव के लिए थोड़ी गमी भी शामिल होने वाली थी इस खुशी में, जिससे सोनिया के मन में थोड़ी कड़वाहट जरूर आएगी। सोनिया ही क्यों, कोई भी लड़की होती तो ये कड़वाहट आना लाजमी है। आरव की नींद आधी रात में खुली तो देखा सोनिया बेड पर नहीं है। उसने रूम की लाइट ऑन कर अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो सोनिया उसे वॉशरूम में नजर आई। वहाँ वॉमिट करके वापस रूम में आ रही थी। आरव बेड से खड़े होते हुए, क्या हुआ सोना, तबीयत को? सोनिया हल्का सा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, आप खुद समझदार हो तो इशारा है इसका। आरव बेख्याल सा, सोना, यहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम केबीसी खेल रही हो मेरे साथ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए एक स्ट्रिप आरव के सामने रखते हुए, जिसमें कुछ लाइनें बनी हुई थी। आरव ने सोनिया को वापस बेड पर बैठाकर, सोना, ये सच है क्या? सोनिया ने अपनी नज़रें उठाई और बस गर्दन को हल्का हिला दिया। हाँ आरव, थैंक यू सोना, आई लव यू सोना, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम्हें मैं कल ही डॉक्टर के पास ले चलूँगा और हाँ, पूरा ख्याल रखना होगा। आरव ने सोनिया का हाथ अपने हाथ में पकड़कर, सुबह ही मम्मी पापा को बता दूंगा कि वो दादा दादी बनने वाले हैं, अभी तुम सो जाओ सोना। आरव बोलकर फिर से सो गया। सुबह आँख खुली तो प्रोमिला जी की आवाज़ें सुन रही थी। कितनी आलसी लड़की है जो 7 बजने को आए और अभी तक नहीं उठी। आरव ने सोनिया पर एक नज़र डाली और फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकलना था तो स्कूल में कॉल करके बोल दिया था आज सोनिया नहीं आएगी। बाहर निकल गया। देखा 2 साल में पहली बार उसे किचन में जाकर खुद के लिए चाय और ब्रेड लेने पड़े थे। फिर भी आरव के चेहरे पर खुशी थी। वो चुपचाप ब्रेड खाकर रेडी हुआ और जल्दी से चंद्रशेखर के रूम में चला गया। चंद्र जी मुंह बनाते हुए, क्या बात है आरव, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे दर्शन हो गए। इधर प्रोमिला जी हाथ में चाय और बिस्किट की ट्रे लिए आई, थोड़ा सख्त लहजे में। आरव, क्या हुआ, आज बहू अब तक नहीं उठी, जबकि उसे स्कूल भी जाना है। पर लगता नहीं आज हमें नाश्ता मिलने वाला है। महारानी बिना बात के अब तक सरहाट रही है। आरव बोला, मम्मी, कल पूरी रात उसे नींद नहीं आई, इसलिए सो रही है और आज तो शनिवार है, तो आप और आरुषि मिलकर नाश्ता बना लीजिए। मैं थोड़ी देर में सोनिया को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद ऑफिस से आ जाऊँगा। आरव ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा। प्रोमिला के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। कोई उन्हें देखकर बता ही नहीं सकता था कि वो खुश है या नहीं। आरुषि ने जब ये बात सुनी वो ज़रूर खुश हुई एक बार, क्योंकि आखिर आज पहली बार बुआ जो बनने वाली थी उसने ही आज अपनी मम्मी को समझाते हुए कहा, मम्मी क्या हुआ अगर एक दिन आप नाश्ता बना लोगी? वैसे भी मैं भाभी के हाथ का खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। हर रोज वही टेस्ट आता है जो आपके हाथों के स्वाद से बिल्कुल अलग है। आरुषि की बात सुन प्रोमिला जी चने के झाड़ पर तो चढ़ गई, लेकिन शाम होते होते घर का सारा काम करने में उनकी कमर दर्द होने लगी, क्योंकि आरुषि ने कभी रसोई में काम किया ही नहीं था, ना ही प्रोमिला जी उससे कुछ करवाना चाहती थी। डॉक्टर ने सोनिया का चेकअप करने के बाद आरव को एडवाइस देते हुए कहा, देखिए आपकी मिसेज काफ़ी वीक है और उनमें हीमोग्लोबिन मतलब खून की काफ़ी कमी है, तो उन्हें स्टार्टिंग के कुछ मंथ टोटली बेड रेस्ट चाहिए, जिससे और उनको संतुलित आहार का ध्यान रखना होगा आपको।
क्योंकि उनमें इस वक्त जिस मात्रा में ब्लड होना चाहिए उससे आधी मात्रा में भी नहीं है। ये कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बाकी डाइट आपको दूसरे कैबिन में बैठी नर्स समझा देगी। डॉक्टर ने सोनिया को देखते हुए, मिसेज आरव आप जाकर अपनी डाइट समझिए, तब तक मैं आरव से कुछ बातें करता हूँ, ओके। सोनिया जैसे ही कैबिन से बाहर निकली वैसे ही डॉक्टर ने आरव की ओर देखते हुए, देखिए सर आपकी वाइफ इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है, तो उन पर फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में, तो आप इनका ख्याल रखें या फिर इस बच्चे को एबॉर्ट कर दें। वैसे मेरी नज़र में तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है इनको। आरव की आंखें बंद हो गई। उसने कुछ सोचते हुए, सर सोनिया को तो कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर बोले, नहीं सर, और बच्चे को भी तभी प्रॉब्लम होगी जब आप प्रॉपर उनकी देखभाल नहीं कर सके। वैसे अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी आपके पास सोचने के लिए वक्त है। आरव भारी मन और आंखों से कैबिन के बाहर आ गया। इधर घर जैसे ही सोनिया और आरव घर आए वैसे उन दोनों का दिमाग और दिल दोनों बेचैन हो गए। पूरे घर जैसे सुबह था वैसे अभी भी पड़ा था। अभी तक डस्टिंग तक नहीं हुई थी। किचन का हाल तो उससे भी बुरा था। आरव और सोनिया के लिए आज घर में कुछ नहीं बना था। आरव बोला, मम्मी आपने हम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया क्या? प्रोमिला जी बोली, अरे बेटा मुझे लगा कि तुम लोग बाहर गए हो तो खाकर ही आओगे। सोनिया शांत सी आरव की ओर देखते हुए जैसे ही किचन में गई उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके खाने को खाना नहीं बना था, लेकिन किचन के सारे बर्तन सिंक में पड़े चिल्ला रहे हैं। सोनिया भारी मन से वापस बाहर आके, आरव आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा चाय के लिए। आरव ने प्रश्न चिन्ह के साथ सोनिया की ओर देखा। सोनिया कुछ नहीं बोली तो आरव गुस्से में उठा और सोनिया की ओर देखते हुए, तुम कमरे में जाओ, और खुद गुस्से भरी नज़र से प्रोमिला जी को देखा। तब तक सोनिया वहाँ से जा चुकी थी। प्रोमिला जी को सारी बात बताते हुए, मम्मी अब आप बताइए कि सोनिया पर इतना बोझ डालना सही है क्या? प्रोमिला जी अपनी बातों को शहद में डुबाते हुए, अरे आरव तुम बैठो, ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, अब तुम तो जानते हो मुझसे तो काम नहीं होता, और आरुषि को तो कुछ आता ही नहीं। वैसे भी हमें तो सोनिया के ही हाथों के खाने की आदत पड़ गई है। आरव ने हैरानी से देखा और फिर से, मम्मी कल से सोनिया स्कूल से रिजाइन कर देगी। प्रोमिला जी बोली, तो घर का गुजर कैसे चलेगा? तुम दोनों की सैलरी मिलाकर तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अब हमारी पेंशन से तो हमारा गुजर हो ही जाता है, हम तो किसी पर बोझ नहीं है। आरव की आंखें भर गई ये सुनते ही, क्योंकि 40,000 की पेंशन में से वो कभी भी नहीं मांगता था। जो भी होता था खुद ही मैनेज करता था। वो पैसे या तो आरुषि की फालतू डिमांड को पूरा करने में लगाते थे या फिर उनके घूमने फिरने में। उसने और सोनिया ने कभी भी घर में खर्च करने को तो कभी कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी आरव मन मारकर जैसे ही जाने लगा तभी उसके कानों में फिर से प्रोमिला जी की तेज आवाज़ पड़ी, अरे ये तो तब पता चले नालायक औलाद को, जब पता चले जब फ्लैट का किराया देना पड़े या फिर घर की रसोई का खर्चा उठाना पड़े। आज आरव भी थोड़ा तहस में आकर, मम्मी आप बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बता दो। प्रोमिला जी गुस्से में बोली, तो सुनना चाहते हो साफ साफ तो सुनो, जब तक आरुषि की शादी नहीं हो जाती तुम बच्चा पैदा नहीं करोगे, क्योंकि इसके आते ही आरुषि की अहमियत कम हो जाएगी इस घर में, समझे तुम? आरव को इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी ऐसा होगा कभी। आखिर वो भी इसी घर का बेटा था और उसने तो हमेशा ही सुना था कि लोग बेटों को ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी सोनिया ने अगर जॉब छोड़ दिया तो तुम्हारी बीबी के खर्चे भी हमारे ही सिर आ जाएंगे, समझे तुम? आरव अपनी माँ की मुँह से इस तरह की बात सुनकर अवाक सा रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी दलील पेश करते हुए, मम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर का बेटा हूँ। आरव ने इतना बोला ही था कि उससे पहले ही चंदर जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारते हुए, बेटा जी अगर ऐसा है ना
तो यही सही, पर अब तुम इस घर में रहने का रेंट दोगे और साथ में मेंटेनेंस भी। अब 4 BHK रेंट तो जानते ही हो ना क्या चल रहा है। बोलो तो बताऊं, पूरे 20,000 समझे तुम। और हाँ, 6 मंथ का एडवांस भी। अब घर में रहोगे तो घर की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। आरव आज ठगा सा रह गया, क्योंकि वो तो हमेशा ही पूरी सैलरी प्रोमिला जी को पकड़ा देता था, सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ रुपए रखकर। चंदर जी ने एक बार और तेज आवाज में कहा, हाँ ये तो सुनते जाओ कि जो भी सैलरी तुम्हें मिलती है उस पर हमारा भी हक है। आखिर बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करोगे ही, वरना हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देर नहीं लगेगी। आरव थोड़ा परेशान सा सोनिया के पास अपने कमरे में चला गया। उसने ना चाहते हुए भी सारी बात सोनिया को बताई। सोनिया ने एक उम्मीद भरी नज़र से आरव की ओर देखते हुए, ओह ये बात हुई आपकी बाहर, तो अब आप बताइए क्या चाहते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं। अपनी पलकों को हल्का सा झपकाते हुए आरव ने एक बार फिर सोनिया को देखकर, सोना पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी होगा, लेकिन अब तो ऐसा हो चुका है। इन बातों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी पापा जी चाहते हैं कि हम उनको सैलरी का कुछ हिस्सा दें, तो ठीक है ना। वैसे भी आपकी तो कंपनी का यही रूल है कि आपको अपने माता पिता को अपनी सैलरी का 20% देना होगा। तो डोंट वरी, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके माता पिता है और ये हमारा परिवार है, तो हमें अपना फ़र्ज और आपको अपने बचपन का कर्ज तो चुकाना ही चाहिए। आरव ने कहा, सोनिया तो फिर हम ये बेबी। सोनिया बीच में ही, आप पहले बात तो पूरी सुनिए, उसके बाद बोलना। आरव बोला, मतलब? सोनिया की आंखें नम हो गई। आप जानते हो पिछले 1.5 साल से मैं अपने घर नहीं गई, उसकी वजह भी आप जानते हो। मेरी शादी के बाद माँ बाबूजी चल बसे और बस 2 भाभियाँ और भाई रह गए हैं। तो लगता है कि वो पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन फिर भी उनका काफ़ी बार फ़ोन आ चुका है, तो कुछ दिन मैं सभी उलझनों से दूर उनके पास रहना चाहती हूँ। इस बीच आप कोई सस्ता सा एक कमरा देख लीजिए। आरव हैरानी से, मतलब तुम मम्मी पापा से अलग रहना चाहती हो? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझ रही हो तुम? सोनिया मुस्कुराते हुए, रहना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन रिश्ते जहर के समान कड़वे हो जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ी कड़वी दवाई ले ली जाए, जिससे बुरा तो लगेगा लेकिन खुद की इज्जत और सम्मान दोनों बचे रहेंगे, और आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी बनी रहेगी। वैसे भी सारा इल्ज़ाम मैं खुद पर ही ले लूँगी, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। और अगर तुम रेंट पर नहीं रहना चाहते थे तो भी तुम्हारी इच्छा को पूरा दिल से मानूंगी मैं, लेकिन इस माहौल में मैं खुद भी इस बेबी को लेकर नहीं आना चाहती। जो भी हो आप बता दीजिए। सोनिया ने अटकते अटकते अपनी बात पूरी की। दूसरी बात ये कि दूर रहकर हम आरुषि के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। 1 हफ्ते तक सब पहले की तरह ही चलता रहा। सोनिया घर का सारा काम करती और स्कूल जाती, लेकिन अभी तक आरव डिसाइड नहीं कर पा रहा था। बाकी सबका रवैया अभी भी जैसा का तैसा था। हाँ, चंद्र और प्रोमिला ने सोनिया और आरव दोनों से बात करना जरूर बंद कर दिया था। इसी तरह लगभग 4 महीने निकल चुके थे। ना तो प्रोमिला जी ने बात करना शुरू किया था, ना ही चंद्र जी ने। हाँ, कभी कभी आरुषि जरूर सोनिया का हालचाल जानने के लिए उससे बात कर लेती थी या फिर जूस वगैरह दे देती थी। यही बात धीरे धीरे ही सही आरव और सोनिया के मन को छू रही थी। बेशक घर में लड़ाई आरुषि की वजह से हुई थी, लेकिन आरुषि तक अभी तक इस बात की भनक ना तो चंद्र जी ने पड़ने दी थी, ना ही सोनिया ने कभी कुछ कहा था उसको। सोनिया पहले से भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि ना तो उसे घर में रेस्ट मिल पा रहा था, ना ही उसका स्ट्रेस कम हो रहा था। हर वक्त कोई ना कोई बात उसे घेरे रहती थी। एक दिन सुबह सुबह आरव के ऑफिस में जाने के बाद जैसे तैसे रसोई को समेटते हुए सोनिया जैसे ही चाय का पानी गैस पर चढ़ाने लगी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया हो और उसका सिर बुरी तरह घूम गया हो। दूसरी ओर प्रोमिला जी और चंद्र जी हॉल में बैठे गॉसिप करते हुए टीवी देख रहे थे।
उनके कानों में सोनिया के गिरने की आवाज़ तो आई, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वही आरुषि इस बात से बेखबर अपने रूम से बाहर निकली तो किचन की ओर अपने कदम पानी पीने के लिए बढ़ाते हुए वहां चली गई। रसोई में घुसते ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि जिस रसोई में खाना बनता था वो भी शुद्ध शाकाहारी। आज उसी रसोई घर में सोनिया खून से लिपटी पड़ी थी। आरुषि के समझ में कुछ नहीं आया तो चीखते हुए, मम्मी पापा जल्दी आओ, वो भाभी को पता नहीं क्या हुआ है। आरुषि की आंखों से पानी निकल गया उसकी हालत को देख। चंदर बोला, जा देख तो सही क्या लड़ गया बहू को, जो ये आरुषि इतना चिल्ला रही है, कहीं मर वर तो नहीं गई। प्रोमिला जी बोली, मेरी बला से मरे या जिए मुझे क्या, वैसे भी मैंने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं इससे। आरुषि की आवाज़ इतनी तेज थी कि दूसरे फ्लैट में जाती हुई प्रिया 27-28 साल की लड़की जो साथ वाले फ्लैट में अकेली रहती है। वैसे तो कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि वो एकदम मुंहफट है। उसको भी सुनाई दी तो उसने ना चाहते हुए भी उनके फ्लैट की बेल बजा दी। दरवाज़ा खुलते ही आरुषि की आवाज़ की ओर बढ़ गई बिना चंदर जी की ओर देखे। उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा इस वक्त था उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि क्या हुआ है, क्योंकि खाली पतीली सोनिया के पेट के ऊपर पड़ी हुई थी। प्रिया बोली, आरुषि तुम अपनी भाभी को मेरे साथ फटाफट उठाओ और लिफ्ट में नीचे ले चलो। प्रिया ने बिना किसी की परवाह के बोला और आरुषि की ओर देखने लगी। आरुषि के हाथ पैर इस वक्त काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को समेटते हुए प्रिया की मदद से सोनिया को प्रिया की कार तक ले जाकर बड़ी मुश्किल से लेटाया और हॉस्पिटल की ओर निकल गई। प्रोमिला जी घर में ही आराम से बैठी आस पड़ोस की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए, अरे जब सास ससुर की इतनी बेकदरी करेगी तो ये सब तो होना ही। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे बहन जी क्या बताऊं, हमसे तो बात ही नहीं करती। जब से पेट से हुई है न जाने किस बात का घमंड है कि हमारे बेटे तक का मोह भी तोड़ दिया हमसे। अब तो दोनों जी हमसे बात तक नहीं करते हैं। शाम होते ही दोनों अपने कमरे में घुस जाते हैं। न जाने किस बात की बेकरारी रहती है दोनों को। सामने बैठी पड़ोसन नमकीन के साथ चाय पीते हुए, अरे दीदी आजकल की लड़कियों का तो पूछो ही मत, बुरा हाल है। ना कुछ करना है घर के कामों से तो बस जी चुराना आता है इनको, और शादी होते ही घर की चाबियां इनके हाथों में थमा दो तब खुश है। ना तो अभी तक प्रोमिला के दिल में कोई फीलिंग सोनिया के लिए पैदा हुई थी, ना ही चंदर जी के दिल में, लेकिन सबके सामने घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर आरुषि और प्रिया दोनों अकेली खड़ी थी तो आरुषि ने काफ़ी बार आरव को कॉल करने के बाद भी नहीं लग पा रहा था। थक हार कर आरुषि ने सोनिया के भाई को कॉल की जो इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा था, और आधी बात सुनते ही फ़ोन काट दिया। प्रिया ने कहा, आरुषि तुम्हारे भाभी के भाई तो बड़े अजीब है, फॉर्मेलिटी के लिए भी पूरी बात नहीं सुनी। तुमने तो अभी इनसे इतना ही कहा था कि सोनिया हॉस्पिटल में है, उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आरुषि किसी भी बात का उत्तर देने के लिए अभी तैयार नहीं थी। तभी डॉक्टर बाहर आकर, जी आप लोग इन पेपर पर साइन करवा दीजिए किसी फैमिली मेंबर के, क्योंकि हमें अभी सर्जरी करके भ्रूण को बाहर निकालना होगा जल्द से जल्द, वरना पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। प्रिया की आंखों में इस वक्त कुछ नहीं था, वो बस सोनिया के बारे में सोच रही थी। वही आज पहली बार आरुषि का मन सोनिया को लेकर दर्द से कांप उठा था, क्योंकि वो काफ़ी खुश थी जब उसने सुना था घर में छोटा बेबी आने वाला है और वो बुआ बनने वाली है। वो सबका दोषी आरव को मान रही थी और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह आज वो प्रिया को दी लग रही थी। आरव ने जब आरुषि की कई मिस्ड कॉल देखी तो उसने कॉल बैक करते हुए, हेलो आरुषि तुमने कॉल की थी क्या? आरुषि जो अब तक सिर्फ रोए जा रही थी, अचानक आरव की आवाज़ सुनकर फट गई। आरव तुम्हें पता है क्यों फ़ोन कर रही थी मैं तुम्हें? नहीं आरुषि, जब तुम बताओगी तभी पता चलेगा ना, तो बोलो। दूसरी ओर से आरव ने बोला, वाओ क्या बात है, जब मैं बताऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। गुड, तो सुनो, तुम्हारी बीबी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में जंग लड़ रही है खुद की सांसों के साथ।
हाँ, एक गुड न्यूज़ और है तुम्हारे लिए। अब तुम दोनों अनवांटेड बेबी से आज़ाद हो गए हो। आरव गुस्से से, आरुषि बस करो, और क्या हुआ है सोनिया को, कहाँ हो, बोलो आरुषि। आरुषि बोली, नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है सिवाय काम के। तो ठीक है भाई, मैं भी नहीं बताऊंगी किसी को भी। कहाँ है तुम्हारी बीबी। आरुषि ने गुस्से में फ़ोन वहीं काट दिया और फिर से अपनी हथेली पर रखी हुई अंगूठी को देखने लगी, जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर उसे पकड़ा कर गया था। आरुषि रोते हुए, भाभी, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपकी अंगूठी इस तरह मेरे हाथ में हो। मैं तो बस अपना हक जता रही थी आप पर, लेकिन देखो। डॉक्टर एक बार फिर बाहर आते हुए, वो आपकी इन लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, उनमें ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है। आरुषि और प्रिया दोनों एक साथ, आप हमारा ब्लड ले सकते हो। आप दोनों में से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसका है वो साथ में आ जाए, क्योंकि इस वक्त ब्लड बैंक में भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। प्रिया और आरुषि दोनों एक दूसरे को देख रही थी, क्योंकि दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं था। जी जल्दी करिए, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। तभी आरव के साथ आते उसके फ्रेंड और कंपनी के मैनेजर ने आवाज़ लगाते हुए, सर, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, चलिए। आरुषि ने आरव की ओर देखा तो अपनी नज़रें फेर ली। आरव ने कहा, थैंक्स प्रिया, तुमने मुझे लोकेशन सेंड कर दी। आरव बेचैन सा इधर उधर चक्कर लगा रहा था। तभी सोनिया के भाई भाभी आते हुए दिखाई दिए तो आरव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ सोना को। आरुषि गुस्से से बीच में ही बोल पड़ी, इनसे क्यों पूछ रहे हो। कभी अपनी बहन को मिलने की कोशिश की आपने, जो अब यहाँ दूसरी ओर से सोनिया का भाई बिल्कुल शांत था कि तभी एक नर्स आते हुए, सर, उसे ज़्यादा ब्लड तो हम उनका भी नहीं ले सकते, लेकिन पेशेंट को कम से कम अभी भी 3 बोतल ब्लड की चाहिए। सोनिया की भाभी नेहा, जो एकदम सिंपल सी थी, उधर देखते हुए, जी आप जाइए ना, ये सब बातें बाद में करना, अभी हमारी सोना को हम सबकी ज़रूरत है। अब आगे इस वक्त इन सब बातों को सुलझाने बैठे तो वक्त ना निकल जाए। नेहा की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी खुद को और अपने पति रवि को संभाले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। सवाल तो बहुत थे उसके मन में, पर अभी ये जानना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। नेहा जितनी सिंपल थी उतनी ही समझदार भी। आरव की कंडीशन वो अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो आते वक्त खाना लेकर आई थी। तो आरव और आरुषि को देखते हुए, लीजिए खाना खा लीजिए आप सब, क्योंकि इस तरह टहलने से कोई भी मुसीबत हल नहीं होने वाली। आरव और आरुषि ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन प्रिया ने आरुषि को समझाते हुए, चलो तुम यहाँ सुबह से चक्कर काट रही हो, मेरे साथ तो थोड़ा बहुत खा लो, फिर तुम्हें ही केयर करना है, ठीक है। भूख तो प्रिया को भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही वो आरुषि को रिलैक्स फील करवाना चाहती थी। इस वक्त आरुषि ही वो शख्स थी जो सुबह से भाग दौड़ कर रही थी बिना थके। बाकी सब तो काफ़ी देर बाद आए थे, और वो दृश्य सब लोगों में से सिर्फ प्रिया और आरुषि ने ही देखा था, जो उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मैनेजर व्योम ने एक नज़र आरुषि के चेहरे पर डालते हुए देखा, जो इस वक्त मासूम सी एक कोने में खड़ी थी, और आरव की ओर देखते हुए, सब ठीक हो जाएगा। हो जाता है कभी कभी ऐसा गलती से, लेकिन अगर हम गलतियों से भी सबक ना ले तो सबसे बड़े मूर्ख है। तो आने वाले वक्त के लिए सबक ही सही, कुछ तो मिला। कुछ देर में सोनिया का ऑपरेशन हो चुका था, वो अभी बेहोश थी। डॉक्टर बोले आरुषि और प्रिया की ओर देखते हुए, आप दोनों में बहुत हिम्मत है जो इन्हें इस कंडीशन में भी अकेले हॉस्पिटल ले आई, वरना अच्छे खासे इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है। वैसे अगर आप दोनों 5 मिनट भी लेट होती तो केस क्रिटिकल हो सकता था। 2 घंटे तक मिसेज आरव को होश आ जाएगा, तब आप सब इनसे मिल सकते हैं। बस ध्यान रहे उनसे बातें ज़्यादा ना करें। प्रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई, वही आरुषि और आरव भी अभी नाराज थे। नेहा के मन में सोनिया को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, जिनके जवाब वो आरव या सोनिया से ही जानना चाहती थी। नेहा मन ही मन, परिवार क्या होता है बुरे वक्त में ही पता चलता है, और मुझे सिर्फ सोना के परिवार में
सिर्फ उसकी ननद ही दिखाई दे रही है। प्रिया अपनी सोच में डूबी हुई, क्या यही परिवार है जो एक बार भी हाल जानने तक नहीं चाहते। आरव के दोस्त की ओर देखते हुए, इससे अच्छा तो बेगाने ही सही है, कम से कम झूठा ही सही दिखावा तो कर देते हैं और कभी कभी सच में दुख की घड़ी में खड़े भी होते हैं। ऐसे परिवार से ना होना ही अच्छा है मैं अकेली रहती हूँ, कम से कम गम तो नहीं होगा कि किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। आरव बोला, काश वक्त रहते मैंने अपने परिवार के लिए कोई डिसीजन ले लिया होता। घर में चंदर जी, देखो प्रोमिला, कुछ दिन तुम घर में काम वाले लगा लेना, 1000-1500 में, बाकी रसोई तुम संभाल लेना। 10-15 दिन बाद तो सोनिया खुद संभाल लेगी, फिर रसोई में खुद लग जाएगी। प्रोमिला बोली, अब क्या मैं काम करूँगी? आपको तो पता है जी, सुबह से अब तक मेरे घुटने दर्द होने लग गए हैं, मुझसे ना होगा काम वाम। एक काम करो, कुछ दिन अपनी बहन को घर बुला लो। चंदर जी बोले, हाँ, जैसे वो तो पगलेट है ना, एक बार बुलाने से आ जाएगी। याद है आरव की शादी में कितना जलील किया था तुमने उसको, सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास थी और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया था। वो तो किसी को शक नहीं हुआ कि सोनिया के मायके और यहाँ की सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास है, वरना तो सोचो क्या होता उस वक्त। प्रोमिला हल्का नाराज होते हुए, छोड़ो जी, मैंने कौन सा खुद के लिए रखी है संभाल कर, अपनी बेटी के ही काम आएगी। और मैं तो सोचती हूँ उसका ब्याह अच्छे से घर में कर देंगे और आराम से दामाद के घर में आराम से जीवन व्यतीत करेंगे, वरना आरव के साथ रहकर तो यही जिंदगी मिलनी है जो अब तक मिलती आ रही है। दरवाजे पर खड़ी नेहा की आंखें एकदम सूख गई। वो बिना किसी प्रश्न उत्तर के चुपचाप प्रोमिला की ओर देखते हुए जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, हाथ जोड़कर, नमस्ते मौसी जी, वो मुझे सोना का कुछ सामान चाहिए था, उसके कमरे की ओर बढ़ गई। 4 दिन हॉस्पिटल में यूं ही निकल गए। नेहा और आरुषि दोनों ही आज उसे अपने अपने घर लेकर जाना चाहती थी, तो नेहा ने आरुषि की ओर देखते हुए, जी मुझे बस हमारी सोना को खुश देखना है, अब वो क्या चाहती है वो आप उनसे ही पूछ लो। दूसरी ओर सोनिया खुद के लिए एक बड़ा डिसीजन ले चुकी थी, जिसकी भनक अभी तक किसी को भी नहीं थी। आरव सोनिया के पास बैठकर उसे दलिया खिला रहा था और मायूस से मन से, सोना कोई बात नहीं, शायद ये बेबी हमारी दुनिया में आना ही नहीं चाहता था, इसलिए तो पहले ही कॉम्प्लिकेशन थी तुम्हारी प्रेगनेंसी में। सोनिया चुपचाप बस दलिया खा रही थी, ना तो उसने कोई जवाब आरव को दिया था, ना ही कोई सवाल अभी तक किसी से भी किया था। आरव बोला, सोनिया हम नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स बन जाएंगे, डोंट वरी। सोनिया ने हल्के से स्माइल दी। तभी वहां आती नर्स ने उसे इंजेक्ट करते हुए, सॉरी सर, आप आने वाले 5 साल तक आप पेरेंट्स नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी वाइफ ने अभी अभी जो इंजेक्शन लिया है उससे वो कंसीव नहीं कर पाएगी 5 साल तक। आरव ने हैरानी से सोनिया की ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था। पर इस वक्त उसे सोनिया पर गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन दिमाग में बस यही घूम रहा था कि सोना ने उसे बिना बताए कोई डिसीजन लिया है जिस पर उसका भी हक था। नेहा ने आरव की ओर देखा जो अभी अभी वेटिंग रूम में एंटर हुआ था। आरव, आरुषि, मैं तुम दोनों से पूरा सच जानना चाहती हूँ। आरुषि बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता भाभी, बस इतना जानती हूँ कि इन दोनों की गलती की वजह से ये सब हुआ है। आरव ने नेहा की ओर देखा और अपनी नज़रें नीचे करते हुए पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। आरव ने नेहा को सब कुछ सच सच बता दिया कि क्या और कैसे हुआ। आरुषि ये बात सुनकर अवाक सी रह गई। वही नेहा की आंखें बंद हो गई और उन सूखी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल गए। इतना कुछ हुआ और तुमने या सोनिया ने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, आरव की ओर देखते हुए। आरव जी, सोनिया के माँ बाबूजी नहीं रहे, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उसका परिवार ही नहीं रहा। मानते हैं शायद हम लोग माँ बाबूजी की कमी पूरा नहीं कर पाते, पर हमने घर की बेटी को आपके घर ब्याया है, कोई बेच नहीं दिया। आरव जी, जो आप उसकी दुख तकलीफ भी हमें नहीं बता सके। नेहा की आंखों में धीरे धीरे आंसू की लहर निकलती जा रही थी, फिर भी वो बस बोले जा रही है। आपको क्या लगता है
हम अपनी बेटियों को शादी के बाद बोझ समझने वाले लोगों में से हैं, या भाभी ननंद का कोई रिश्ता ही नहीं होता। आरव जी, वो हमारे लिए हमारी बेटी जैसी है। इसको हमने इन हाथों से खुद दुल्हन के रूप में तैयार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस लाल चुनरी को हम उसके सिर पर सजा रहे हैं वो धीरे धीरे उसके घुटन का कारण बन जाएगी। और आरुषि जी, आपको क्या लगता है हम लोग कभी सोना से मिलने नहीं आए, पर हर बार आपके घर वालों ने हमें बेइज्जत करके रख दिया। हमारा तो सीधा सा हिसाब है कि जिस घर में इज्जत ना मिले वहाँ कभी जाओ ही ना। और हम लोग सोनिया से स्कूल में ही मिलकर चले जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया सोना से। शायद ये आपके घर में होता हो आरुषि, पर मेरे लिए रिश्ते हाथ में लगे नाखून की तरह है, जिन्हें काटा तो जा सकता है, पर अगर तुम उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश करोगे तो मांस के साथ साथ खून भी जरूर निकलेगा, जैसे आज हमारी सोना और आरुषि के साथ हुआ है। अगर आरव जी आप सोनिया की बात मान लेते तो आज यहाँ ना होते। नाखून को काटना जरूरी हो जाता है कभी कभी। आरव अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके बैठा था। तभी वो धीरे से बोला, भाभी आई एम सॉरी, बट सोनिया ने तो खुद मुझको ही सजा दे दी, वो भी पूरे 5 साल के लिए। नेहा ने कहा, क्या क्या किया सोनिया ने? भाभी वो अभी 5 साल तक कंसीव नहीं कर पाएगी। आरुषि नेहा दोनों हैरान थी। तभी बाहर से आती प्रिया ने चारों ओर देखते हुए, जी बिल्कुल, वो अब कभी माँ बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के समझाने पर मानी। डॉक्टर ने सोनिया की मेंटली और फिजिकली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कहा तो उसने हाँ कर दिया। कुछ सोचते हुए प्रिया ने अपनी बात पूरा करते हुए कहा, वैसे मेरी नज़र में उसका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अब पूरी फैमिली मिलकर भी उसकी देखभाल ना कर सके तो क्या फ़ायदा। मैं तो बोलती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। माहौल के हिसाब से क्या परवरिश देते तुम उसे इस तरह? प्रिया के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मन ही मन आरुषि खुद को इन सब का जिम्मेदार मान रही है। आरव खुद में उलझा हुआ एकदम शांत सा बिना किसी भाव के सुनने में देखकर सोच रहा था, काश कि मैं लड़का ना होकर एक लड़की ही होता। कम से कम मेरी फीलिंग, मेरे जज्बात, मेरा दर्द यहाँ कोई तो समझ पाता, पर नहीं, यहाँ तो सबको सोनिया, प्रिया, आरुषि और नेहा ही ठीक लग रही है। क्यों? क्या कसूर है मेरा? यही कि मैं हमेशा चुप था, या ये कि मैं आदर्श बेटा बनना चाहता था? नहीं, पर मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था ये सब हो सोना के साथ। मैं तो बस इसलिए चुप था कि कल अगर मैंने ये घर छोड़ दिया तो बात सोना पर आएगी कि 4 दिन की आई लड़की ने घर का बंटवारा कर दिया। सब यही कहेंगे, इकलौता बेटा होते हुए भी माँ बाप का सहारा तक ना बन सका। जानता हूँ सोना ने जो दर्द सहा है उसका कहीं ना कहीं गुनहगार मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा चुप रहना मेरे प्यार की निशानी को ही छीन लेगा मुझसे। अरे जितनी खुश सोना थी उससे ज़्यादा खुश था मैं। रात भर नींद उसे नहीं आती थी तो सिर मैं दबाता था उसका। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी हमेशा हर काम में उसकी मदद कर रहा था। मैं खुद से क्या कहूँ कि कातिल हूँ मैं अपने ही। सोचते सोचते आरव की आंखें भारी होने लगी तो उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए उसके अनदेखे से आंसू भी उसी पानी में घुल गए। सोनिया को नेहा अपने साथ घर ले गई, इसलिए नहीं कि वो उसकी केयर करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि नेहा चाहती थी कि सोनिया अपने हक के लिए बोलना सीखे। अगर वो वक्त रहते बोलती तो कुछ हद तक आरव भी उसका साथ देता, और शायद उसकी चुप्पी का फ़ायदा कुछ स्वार्थी लोग ना उठा पाते, जैसे प्रोमिला और चंदर ने उठाया। नेहा को ये बात सोनिया की भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो हर बात को आरव पर छोड़ देती थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती नेहा को लग रही थी। कुछ महीने यूं ही निकल गए। सोनिया अभी भी अपने घर थी। यहाँ आरुषि ने अपनी जी जान बस अपनी पढ़ाई में लगा दी और दिन रात अच्छी जॉब ढूंढने में लग गई थी। अब ना तो वो किसी से बात करती थी, ना ही कोई फरमाइश। इस बीच 1-2 रिश्ता आया आरुषि के लिए, काफ़ी बड़े घरों का, पर आरुषि ने साफ लहजों में मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती। नेहा हाथ में फ्रूट की प्लेट लिए, सोना ये ले, और आगे क्या सोचा है ये बता। सोनिया ने एक नज़र
नेहा पर डालते हुए, भाभी लगता है मैं आप दोनों भाभियों पर बोझ बनने लगी हूँ अब। नेहा ने कहा, देख सोना, मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से समझा रही हूँ, ये बोझ वाली बात मेरे सामने तो मत ही कर, क्योंकि हमने कभी भी तुम्हें बोझ नहीं माना है। लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, उसके लिए कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे तुम्हें। और कब तक तुम आरव से नाराज रहोगी? देखा जाए तो गलती उसके साथ साथ तुम्हारी भी थी। अगर तुम्हें नोएडा या बेंगलुरु के ऑफर मिल रहे थे तो तुमने क्यों इनकार किया? तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बस तुम्हें आरव को ही तो मनाना था ना। लेकिन तुम्हें भी महान बनने का शौक चढ़ा था। नेहा ने सांस लेते हुए फिर से बोलना शुरू किया, देखा, अब जो हो चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता, पर हाँ, जो होने वाला है वो जरूर हमारे हाथ में है। सोनिया, लड़कों की हालत शादी के बाद अजीब हो जाती है। अगर वो सबके बीच तालमेल बिठाने में असफल हो जाए, वही आरव के साथ भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उसका साथ ही छोड़ दो। सोनिया बस चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा और रवि के रूम में जाकर, भैया मुझे आपका लैपटॉप चाहिए। रवि ने कहा, ले लो। सोनिया ने नौकरी काम पर अपना रिज्यूम डाला और नेहा को देखते हुए, भाभी अब जो होगा उसमें अगर आरव ने साथ दिया तो ठीक, वरना मुझे कुछ और स्टेप उठाना होगा। भाभी उस दिन अगर आप मुझे ना समझाती तो मैं कोई भी फैसला नहीं ले पाती, पर अब। नेहा ने कहा, सोना देख, तुम चाहे मुझे इस वक्त गलत समझना, पर तुम और मैं आरव को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तुम्हें बहुत चाहता है। यहाँ प्रोमिला और शेखर चंदर अपने में ही मस्त थे। उन्हें आरुषि का बिहेव अजीब तो लगता, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आरव अब ऑफिस से हर तीसरे दिन छुट्टी लेकर अपने ससुराल सोनिया से मिलने पहुंच जाता, जिसका नतीजा ये होता कि अब उसकी सैलरी कट कटाकर मुश्किल से 20,000 मिलती। प्रोमिला और शेखर के लिए बस यही गुस्से का कारण था। यहाँ एक और सोनिया की सैलरी आना बंद हो गई, वही आरव की भी सैलरी में कटौती हो गई थी। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आरुषि की जॉब जल्द ही लग जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीने और इसी तरह निकल गए। अब सोनिया पूरी तरह से फिट थी, आखिर होती भी क्यों ना। पूरी केयर और रेस्ट जो मिला था वो भी पूरे प्यार और सम्मान के साथ। जहां उसे लगता था कि उसकी भाभियां या भाई पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, उसकी ये गलतफहमी अब खत्म हो गई थी। यही एक पॉजिटिव बात थी। इधर आरुषि के एग्जाम हो चुके थे तो वो आज प्रिया के घर चली गई। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी, ज़्यादा गहरी तो नहीं, पर अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब कभी आरुषि उदास होती तो चली जाती उसके पास। व्योम भी प्रिया का दोस्त बन गया था, वो भी कभी कभार प्रिया के फ्लैट पर आ जाता था। व्योम बहुत अच्छे नेचर का इंसान था, इतना प्रिया समझ चुकी थी। इसी तरह धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। सबकी गिले शिकवे, शिकायतें, सबकी सब अभी भी वही थी जहाँ 6 महीने पहले शुरू हुई थी। जहाँ चुलबुली और जिद्दी सी आरुषि शांत हो गई थी, वही शांत सा आरव हर वक्त गुस्से में भरा रहता। सोनिया ने अपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया था। प्रोमिला और चंद्रशेखर अब बस आरुषि की शादी करना चाहते थे, या फिर वो लोग चाहते थे कि एक अच्छी नौकरी आरुषि कर ले, जिससे वो आरामदायक जीवन व्यतीत करे। कुछ महीने और इसी तरह बीत गए। संडे था तो आरव सुबह सुबह सोनिया से मिलने उसके घर चला गया। नेहा ने आरव को आज काफ़ी दिनों बाद देखा तो वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ना चेहरे पर पहले सी रौनक थी, ना कोई मुस्कान, बस एक हल्की सी उदासी और मायूसी उसके चेहरे पर फैली हुई थी। नेहा ने उसकी ओर देखकर सोफे पर बैठते हुए, क्या बात है आरव, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आरव ने नेहा की ओर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया तो नेहा अपनी ही बात को इग्नोर करते हुए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, तब तक मैं सोना को भेजती हूँ। दूसरी ओर आरुषि को आज मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था और उसी सेम कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर सोनिया के पास था। दोनों ने ही नेक्स्ट मंथ में सेम पोस्ट पर सेम डे ज्वाइन करना था, लेकिन इस चीज़ का ना तो सोनिया को कोई फर्क पड़ने वाला था, ना ही आरुषि को। लेकिन कंपनी इसी शहर में थी। सोनिया ने अपना लेटर आरव को दिखाते हुए, देखो आरव, या तो आप नोएडा की ही
किसी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए या फिर मैं अकेली ही नोएडा में रह लूँगी। सोनिया ने सीधी और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए कहा। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि इसी बीच नेहा नाश्ता लेकर आते हुए, आरव जी बातें बाद में करना, पहले आप नाश्ता कीजिए, चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा तो आरव बोला, भाभी मैंने नाश्ता करना बंद कर दिया है। नेहा और सोनिया दोनों ही हैरान थी क्योंकि आरव को हमेशा से ही हैवी नाश्ता पसंद था, तो वो कभी भी बिना नाश्ता किए रह नहीं पाता था। पहली बार जब सोनिया ने आरव को ध्यान दिया तो आरव पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। ना आंखों में कोई भाव था, ना ही चेहरे पर कोई भाव, बस सामने बैठा एक ऐसा इंसान लग रहा था जो इस वक्त बस अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गया था। जहां सोनिया के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा था हर फैसले में, वही आरव एकदम अकेला पड़ चुका था क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं खड़ा था। जिससे वो प्यार करता था वो भी आज उसे सजा सुनाकर अपने घर में बैठी थी। सोनिया की आंखें भर आई, आखिर प्यार तो था ही दोनों में। नेहा ने जब उन दोनों को देखा तो वो चुपके से वहां से उठकर रसोई में चली गई। सोनिया नाश्ते की प्लेट उठाकर आरव के बिल्कुल नजदीक जा बैठी, कुछ सोचते हुए, आरव आज तो खा लीजिए। और ये सब क्या है, ऐसा भी कोई करता है क्या जो आपने अपना ये हाल बना लिया है। आरव ने सोनिया की ओर देखा और बिना कोई जवाब के फिर से मना करते हुए, आज तो तुम खिला दोगी, कल क्या। वैसे छोड़ो इन सारी बातों को, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। आज पहली बार आरव ने सोनिया को लंच पर ले जाने की बात कही थी क्योंकि वो हमेशा ही। सोनिया बोली, पर आपको तो होटल का खाना पसंद नहीं है। आरव ने एक नज़र उस पर डाली बिना कुछ कहे। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़्यादा देर मत करना, बाहर चला गया। सोनिया के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि ऐसा क्या है जो आरव ने मेरी बात का जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझा। नेहा को सारी बात बताते हुए, भाभी आप ही बताइए मैं क्या करूं, पता नहीं आरव के मन में क्या चल रहा है, पता ही नहीं चल पाया। नेहा ने कहा, देखो सोना, ये तुमको उसके साथ जाकर ही पता चलेगा, और अब तुम जाओ उसके साथ। नेहा ने लाल रंग की एक साड़ी अलमारी में से निकालकर सोनिया के आगे करते हुए कहा, ये पहनना आज माँ की है जो उन्होंने मुझे दी थी अपने आशीर्वाद के रूप में, पर मैं चाहती हूँ आज तुम इसको पहनकर अच्छे से तैयार हो। आज तुम्हें भी उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हल्की सी भराई हुई आवाज़ में सोनिया ने कहा, जा जल्दी रेडी हो जा। सोनिया अनमने मन से रेडी हुई और बाहर आ गई, जहाँ पहले से ही आरव उसका वेट कर रहा था। आरव ने सोनिया को देखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए, आओ सोना। सोनिया हैरान थी एक चीज़ से, क्योंकि आरव के पास तो बाइक ही थी, लेकिन आज ये गाड़ी, उसका मन ये सब देखकर बैठा जा रहा था। क्योंकि जहाँ तक वो आरव को जानती थी, वो उन लोगों में से एक था जो लोग फालतू के दिखावे में आकर आमदनी से अधिक खर्चे नहीं करते थे। लेकिन आज ये सब कुछ अलग था। सोनिया ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन आरव उससे पहले ही, अभी कुछ नहीं, जो सवाल जवाब करने हैं वो सब लंच के बाद करना सोना, क्योंकि अभी मैं कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। सोनिया अपना मुंह बनाकर रह गई। इधर आरुषि अकेली थी, वो किसी से ये बात शेयर करना चाहती थी तो प्रिया के पास चली गई। आज संडे की वजह से व्योम प्रिया के घर आया था, क्योंकि वो अकेला रहता था तो अक्सर इसी तरह एंजॉय करता है। व्योम ने जब आरुषि को प्रिया के फ्लैट में देखा तो हैरानी से एक नज़र उस पर डाली, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त आरुषि? हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, प्रिया मेरी दोस्त है तो आ गई। वैसे भी अभी दिन हो रहा है, वो भी बस 11 बजे हैं। उसने अपने हाथ में लिया लेटर प्रिया को दिखाते हुए, प्रिया मेरी जॉब लग गई, तुम्हें पता है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में, और पैकेज भी अच्छा खासा है, यू नो, पूरे 6 लाख साल का पैकेज है। व्योम बोला, आरुषि कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रही हो? आरुषि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे कंपनी के बारे में बताया तो वो भी हैरान हो गया। आरुषि, आरव को पता है इस बारे में? आरुषि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं उससे पिछले 1 साल से बात नहीं करती। व्योम बोला, क्या, पर क्यों आरुषि? बस नहीं मन था तो नहीं की, तुम्हें इन सब से क्या? व्योम की आंखें आज थोड़ी नम हो गई,
क्योंकि आरव मेरा दोस्त भी है, इसलिए समझी तुम। गुस्से में व्योम ने आरुषि की ओर देखते हुए कहा, यू नो आरुषि, मैंने जब से तुम्हें देखा था तब से तुम्हें प्यार करने लगा था। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे लगता था जिस तरह आरव अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है वैसे ही तुम भी कर सकती हो। पर तुमने तो 1 साल से उससे बात तक नहीं की, जबकि वो तुम्हारा भाई है। क्या वो इस काबिल भी नहीं था कि तुम उसका दर्द समझ सकती? मतलब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था इस वक्त, इसलिए उसने लेट नाइट तक काम करना शुरू कर दिया था। ओ गॉड, व्योम खुद को संभालते हुए बोला। प्रिया चलो, आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। आरुषि की जॉब लगने की खुशी में आखिर प्यार जो करने लगा था इससे, पर ये मेरे प्यार के काबिल नहीं है। जो लड़की एक घर में रहकर भी अपने भाई से, मम्मी पापा से बात ना करे, वो कल मेरे घर वालों से क्या? व्योम ने अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए, वैसे आज मेरे लिए सबसे खास दिन है तो तुम दोनों चल रही हो। मैं किसी की भी हाँ या ना नहीं सुनना चाहता। आरुषि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। व्योम इस तरह से बात क्यों कर रहा है? आरुषि भी पहली ही नज़र में व्योम को लाइक करने लगी थी, तो उसकी कई बातों से आज सी महसूस कर रही थी खुद को। वही प्रोमिला और चंदर अभी भी वैसे ही थे जैसे पहले। तो मतलब ये तो साफ है कि ये दोनों इतने स्वार्थी थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियाँ नजर आती है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से आरव से बात जरूर करने लगे थे, क्योंकि अक्सर उन्हें किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिससे वो मजबूरी में ही सही पर बात करने लगे थे। वो उन लोगों के जैसे ही जो अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो यही हाल इनका था। आरव, ये सब क्या है? और इतना सब अपने टेबल पर देखते हुए जहां होटल की सारी डिशेज रखी हुई थी, सोनिया ने बोला, तुम किसी और की गाड़ी क्यों मांग कर लेकर आए? जबकि तुम्हें किसी की भी चीज़ बिना मतलब लेना पसंद नहीं है, तो बोलो। आरव, ऐसा भी क्या है जो तुम ये बचकानी हरकतें कर रहे हो? आरव हल्का सा मुस्कुराते हुए, ये गाड़ी मेरी है सोना, कल ही निकलवाई है। सोनिया हैरान थी, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था आरव की सैलरी में 25 लाख की महंगी कार की इंस्टॉलमेंट निकालना पॉसिबल नहीं था। सोनिया मन ही मन घबरा उठी कि कहीं आरव कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। सोनिया को चुप देखकर आरव ने कहा, क्या बात है सोना, खुश नहीं लग रही? नहीं आरव, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ सोच रही थी कि इतनी महंगी गाड़ी, वो भी। बस कुछ देर रुक जाओ सोनिया। तभी वहाँ एक औरत अंदर आई जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। सोनिया, ये मेरी बुआ है। सोना, इनका एक ही बेटा था, वो भी अबोर्ड चला गया है। घर पर इसलिए नहीं आती थी कि मम्मी बुआ को कभी भी पसंद नहीं करती थी। सोनिया ने खड़े होते हुए पैर के हाथ लगा दिया, तो उन्होंने भी उसे पूरा का पूरा आशीर्वाद एक ही सांस में दे दिया। सदा सुहागन रहो, जल्दी से तुम अपना परिवार पूरा करो। सोनिया बस हल्का सा मुस्कुराते हुए वापस बैठ गई, लेकिन आज उसे आरव बिल्कुल अजीब लग रहा था, जैसे वो था ही नहीं कभी, और मन में कई ख्याल आ रहे थे। इधर व्योम भी उसी होटल में प्रिया और आरुषि के साथ पहुंच गया लंच के लिए, जहां पहले से ही आरव था, लेकिन वो अभी दूसरे कैबिन में था। व्योम अभी भी नाराज था, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को देखा और किसी को कॉल कर दिया। जैसे ही वापस आया तो वेटर इन लोगों को बोल रहा था, सॉरी, ये कैबिन पहले से बुक है, तो आप लोग हॉल में चले जाइए। व्योम बोला, ओके। थोड़ी देर पहले व्योम ने आरव को कॉल करते हुए, हेलो व्योम, तुम ले आए आरुषि और प्रिया को? व्योम बोला, ओके, बाद में बात करता हूँ, वरना उसे शक हो जाएगा। दूसरी ओर चंदर और प्रोमिला दोनों मार्केट में थे, तो उनके फ़ोन पर कॉल आया। हेलो। दूसरी ओर से, हेलो मैम, आपका नंबर हमारे लकी ड्रा में निकला है, तो आज आप हमारी लकी कस्टमर है, इसलिए आपको हम स्पेशल लंच पर इनवाइट कर रहे हैं, जिसका बिल हमारा होटल देगा। प्रोमिला ने खुश होते हुए, जी, वो बड़े से होटल वालों का फ़ोन था, क्यों ना हम वहाँ चले, क्योंकि बिल तो पूरा का पूरा होटल वाले ही देंगे। वैसे भी मैं क्या कहती हूँ कि आरुषि को भी बुला लूँ और बोल दूँगी लंच हमारी तरफ से है, उसकी नौकरी लगने की खुशी में। चंदर ने पहले तो थोड़ी आनाकानी करते हुए, प्रोमिला, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा हो हमारे साथ? प्रोमिला बोली, हो सकता है। उसने कन्फर्म करने के लिए गूगल से नंबर निकालकर रिसेप्शन पर कॉल किया।
फिर से वही बात सुनकर प्रोमिला जी चहक उठी। चलिए ना जी। जैसे ही वो वहाँ आई, गार्ड ने कहा, 1 मिनट मैम, आप लोगों के लिए इंतज़ाम हॉल में है। प्रोमिला और चंदर जी ने एक दूसरे को देखते हुए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। गार्ड ने कहा, वो मैम, आप लोग स्पेशल गेस्ट हो। तो दोनों गार्ड के साथ आगे बढ़ गए। इधर हॉल को बहुत ही खूबसूरत सजा रखा था, जैसे कोई बड़ी पार्टी या फंक्शन हो। गार्ड प्रोमिला और चंदर जी को बैठाकर चला गया था। दूसरी ओर एक टेबल पर आरुषि, व्योम, प्रिया बैठे थे। कुछ और भी गेस्ट थे हॉल में। सोनिया ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, पर फिर भी वो बस आरव का बदला रूप देख रही थी। आरव ने चुप्पी तोड़ते हुए, सोनिया, वैसे तुम्हें मेरा दोस्त व्योम कैसा लगा? आरुषि के लिए सोनिया ने कहा, अच्छा है, वैसे जान पहचान भी है तुम्हारी उसके और उसके परिवार के साथ, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। आरव बोला, तुम्हें पता है, मैं आज व्योम और आरुषि की इंगेजमेंट कर दूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। सोनिया बोली, पर अचानक आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा, और फिर बाकी सब बाद में, अभी हमें हॉल में जाना होगा। थोड़ी देर में वहाँ एक जोरदार आवाज़ गूंजी, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड हैप्पी मदर डे। सबकी नज़रें सामने खड़े शख्स पर थी। चंद्रशेखर और प्रोमिला बार बार अपनी आंखें मल रहे थे हैरानी से, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा शख्स उनका बेटा हो सकता है, जिसे वो 1 नंबर का नालायक मानते थे और नाकाबिल। पर फिर भी आज दोनों पहली बार आरव को देखकर खुश थे। प्रोमिला, ये आरव यहाँ कुछ समझ नहीं आया। उधर दूसरी ओर आरुषि हैरान थी आरव को देखकर। जैसे ही वो गुस्से में उठने लगी, व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए, ठहरो आरुषि, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। आज ना तो घर में किसी को भी याद था कि मदर डे है, ना सुबह से किसी ने विश किया था। प्रोमिला, वैसे मुझे तो लगता था कि आरव इस बार भी विश नहीं करेगा, पर ये देखो, इसको हर साल की तरह याद है, बस आज दोपहर हो गई। आरव ने फिर बोलना शुरू किया, वैसे तो आज ये छोटा सा प्रोग्राम अपने प्रमोशन की खुशी में रखा है, पर आज मदर डे है तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में बोलूँगा। आरव बोला, माँ, मैंने सुना है कि माँ और बच्चे का 9 महीने से ज़्यादा का रिश्ता एक दूसरे से होता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? माँ, क्यों तुमने मुझे जन्म देकर भी पराया बना दिया? जानती हो, उस दिन जब मुझे सब कुछ पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक माँ होकर 2 बच्चों को जन्म देकर भी तुम एहसास को भूल गई। मुझे नहीं पता था सास बहू में क्या आनाकानी थी, पर कहते हैं कि माँ बाप को बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर अपना बचपन उनके साथ जीते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो अपने बचपन के साथ मेरा आने वाला कल भी छीन लिया। माँ बच्चों का दर्द उनकी आंखों में पढ़ लेती है, लेकिन आपने तो जानने के बाद भी मुझे पराया समझा, बस इसलिए कि मेरी शादी हो गई थी। तो मना कर देते मुझे कि शादी मत करो, कम से कम मुझे एक दर्द से तो ना गुजरना पड़ता कि आप माँ होकर भी मेरा दर्द, मेरे एहसास नहीं समझ पाई। सबसे बस सुना है कि बच्चे अपने मम्मी पापा को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ आए, बच्चों ने उनकी इज्जत नहीं की। बेटे ने अपनी पत्नी के कारण माँ बाप को अकेला छोड़कर अलग घर बसा लिया, लेकिन कभी कोई बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचता? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी पत्नी का बस इतना कसूर था कि वो शादी करके मेरे घर आ गई और बिना किसी भेदभाव के अपने फर्ज निभा रही थी? मैं कोई भेड़ बकरी तो खरीद कर नहीं लाया था ना, तो बोलो किस गुनाह की सज़ा हर बार मुझे ही मिली? सोनिया के पास तो फिर भी उसका दर्द बांटने के लिए उसका परिवार था, मेरे पास वो भी नहीं। जन्म देने वाले माँ बाप होते हुए भी अनाथ बना दिया था आप दोनों ने मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपना हर फर्ज आपके प्रति निभाऊंगा, क्योंकि आखिर आपके 9 महीने पेट में रहने का फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। क्यों? अगर मैं गलती से मुंह मोड़ता हूँ तो चाहे मेरी गलती हो या ना हो, पर गलत तो मुझे साबित किया जाएगा। हर बार की तरह बेटा बहू के बहकाने में आ गया। वहाँ बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू थे। आरव, अरे रुको रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जानता हूँ आज मातृ दिवस है, फिर भी अपनी पत्नी की भी थोड़ी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी ना। आई एम सॉरी सोनिया, मेरे और मेरे परिवार के कारण तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो तुम्हें दर्द दे, पर तुम्हें क्या लगता है
जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वही उन पलों को जीती है, वही इस एहसास से गुजरती। माँ बनने के साथ बस उसके एहसास ही जुड़े होते हैं। आरव थोड़ा रुककर पानी का गिलास एक ही गटकते हुए, नहीं सोना, एक लड़के को भी जब ये पता चलता है कि उसका अंश इस दुनिया में आने वाला है तो उसकी खुशी 1000 गुना होती है। जानता हूँ फिजिकली बहुत सी बातें सिर्फ लड़की सह सकती है, पर मेंटली वो लड़का भी हर पल हर लम्हा उस पल को जीता है। वो उसके आने से पहले ही उस बच्चे की आने की तैयारियां शुरू कर देता है, उसके फ्यूचर प्लान बना लेता है। और जब कभी इस लड़की का गलती से मिसकैरेज हो जाता है, वो भी अंदर ही अंदर टूटता है, बिखरता है। क्यों? कोई उस वक्त मेरा दर्द नहीं समझ पाया। दिखा तो बस एक माँ का दर्द, एहसास। जानती हो मैं पिछले 6 महीनों से तुमसे क्यों नहीं मिलने आया? क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे गुनाहगार की तरह देखती थी। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद उन आंखों में मैंने अपने लिए फिक्र देखी। जब तुमसे मिलने आता था बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और एक दिन सोचा कि तुम भी अपने परिवार के साथ खुश हो और मेरे परिवार के अलग ही चर्चे हैं। उनको तो मेरे होने न होने का कोई पता ही नहीं, इसलिए सुसाइड करने निकला ही था कि व्योम की कॉल आ गई। वो लड़का मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पास रात के 1:30 बजे अपनी नींद खराब करते हुए पूछता है, न जाने कितने घंटों बैठकर मुझे समझाता है। और जब मैं नहीं माना, उसने मेरे साथ ही सुसाइड करने की धमकी मुझे दे डाली। क्या लगता है वो मेरा? कुछ भी तो नहीं, लेकिन जो रिश्ता 1 माह 9 महीने में भी मुझे गर्भ में रखकर ना बना सकी, एक पत्नी मेरे साथ 7 फेरे लेकर भी ना बना सकी, आरुषि की ओर देखते हुए, और एक बहन बचपन से मेरे साथ रहकर मेरे साथ खेलकर भी ना बना सकी, वो इन कुछ महीनों में व्योम ने बना लिया दिल का रिश्ता। आरव ने एक नज़र सोनिया के ही पास बैठी अपनी बुआ पर डालते हुए एक नई माँ ने मेरे साथ बना लिया, क्योंकि उन्हें रिश्तों को निभाना और परिवार को बचाना दोनों आता है। जब व्योम ने एक दिन मेरे फ़ोन पर बुआ का फ़ोन गलती से रिसीव किया, उन्हें सारी बात बताई कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ, वो बिना पुरानी बातों के बारे में सोचे मेरे घर के बाहर धूप में न जाने कितनी देर तक मेरा वेट करती रही और मुझे अपने साथ ले गई अपना बेटा बनाकर। उनके रूप में आज मुझे एक यशोदा माँ मिल गई। ऐसा नहीं है कि उनका कोई परिवार नहीं है, पर बिना मुझे जन्म दिए भी वो मेरा दर्द समझ गई। मुझे रिश्ते निभाने से ज़्यादा रिश्ते बचाना समझा दिया। और अब मैंने एक फ़ैसला लिया है, अब जब भी मेरी ज़रूरत मेरे जन्म देने वाले माँ बाप को होगी, मैं उनके साथ होऊंगा। लेकिन अब मैं बस अपनी यशोदा माँ को याद रखूँगा और उन्हें अपने पास रखूँगा, क्योंकि उनके दोनों बेटे अब रोड में है, तो अब वो मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहेगी, सोना की माँ बनकर उसका साथ देगी। चंद्र और प्रोमिला इन सब से आज शर्मिंदा थे, तो वो चुपचाप उठकर जैसे ही जाने लगे, अंजलि बुआ जी बोली, भाभी आपने अपने सारे रिश्ते अपने हाथों से खो दिए, लेकिन अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपना परिवार बचा लीजिए। प्रोमिला और चंद्र गुस्से में, अब जब तुम्हें ये बेटा मिल ही गया है तो तुम्हें ही मुबारक, और देखती हूँ कैसे संभाल पाएगी तू इस अपने पुराने परिवार के साथ नए परिवार को। चलो जी, हमें नहीं करना लंच यहाँ, बेगैरत बनकर, क्योंकि ये अभी इस अंजू की भाषा बोल रहा है। थोड़े दिन बाद इसको होश आ जाएगा, जब ये इससे हर चीज़ का हिसाब किताब मांगेगी। दोनों आरुषि के पास बढ़ते हुए, चलो अब तुम भी यहाँ से। आरुषि बोली, सॉरी मम्मा पापा, उस घर में मैं नहीं रह सकती जहाँ 2 बच्चों में भेदभाव होता हो, और वैसे भी कल मेरी शादी हो जाएगी तो आप मुझे भी अपना जैसा ही बनाना चाहोगी। सॉरी मम्मा, अब मैं आपसे तभी मिलूँगी जब आप में सुधार आ जाएगा, वरना नहीं। प्रोमिला गुस्से में, ओह तो तुम भी मातृ दिवस पर मुझे तोहफा दोगी? आरुषि बोली, मम्मा मनाने वालों के लिए हर दिन ही मातृ दिवस है। लेकिन आरुषि ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए, मम्मा क्या यही परिवार है जिसकी अहमियत का हम सब बहुत बखान करते हैं? क्या यही परिवार है? मम्मा परिवार वो होता है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा हो, जैसे इस वक्त बुआ अपने भाई के परिवार के साथ, और दूसरी ओर मुंह करते हुए सोनिया भाभी के साथ उसका परिवार खड़ा है। वो देखिए
एंट्रेंस की ओर इशारा करते हुए। लेकिन खुद को देखो, आप अकेली खड़ी हो। आरुषि आरव और सोनिया की ओर बढ़ते हुए, सॉरी भाई, आज अगर व्योम मुझे ना लेकर आता तो शायद मैं भी इन्हीं की तरह अकेली रह जाती। आरव के गाल को छूते हुए, भाई भूल हो गई, माफ़ कर दो। सोनिया ने आगे बढ़कर माहौल को हल्का बनाने के लिए आरुषि को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान के पास जाकर, वैसे व्योम जी कैसे लगते हैं तुम्हें भाभी? सोनिया बोली, तुम्हारे भाई ने उन्हें तुम्हारे लिए पसंद किया है। आरुषि बोली, व्हाट? भाई ने बिना पूछे ही? सोनिया बोली, तो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ क्योंकि तुम्हारी यहाँ बहुत मायने रखती है। आरुषि बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, पर वो मुझसे नाराज़ है अभी, और बिना मम्मा पापा के कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सोनिया आरुषि को एक और ले गई और थोड़ा समझाते हुए, आरुषि उन्हें एहसास हो या ना हो, वो रहेंगे तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। तो जा तुम मना लाओ, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर आरव को भी अंजलि ने समझा दिया। दोनों ही बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो ग्राउंड में एक और टूटी हुई सी प्रोमिला की आवाज़ सुनाई दी। आज मैंने खुद अपने हाथों अपना परिवार तोड़ दिया। जिसकी खुशी के लिए ये सब किया, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। चंदर जी, आप तो मुझे समझा सकते थे, लेकिन आपने तो मेरा ही साथ दिया। क्यों? अगर आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते तो आज ये सब ना होता। तभी आरुषि ने प्रोमिला के कंधे पर हाथ रखते हुए, सॉरी मम्मा एंड हैप्पी मदर्स डे। और हाँ, अब आप अपना हुलिया ठीक करके आ जाओ, और आपका वेट एक सरप्राइज कर रहा है, प्लीज़ जल्दी आना। प्रोमिला और चंदर दोनों एक साथ बोले, पर हम लोग आरव से कैसे आंखें मिला पाएंगे? आरव पीछे से ही, बस एक बार अपने बेटे को दिल से अपना कहकर तो देखो माँ, कितना प्यार है उसके दिल में आप लोगों के लिए। प्रोमिला अपने हाथ जोड़ते हुए, मुझे माँ, आरव बीच में ही, मम्मी आज नहीं, आज मेरे प्रमोशन की खुशी मनाइए अपने परिवार के साथ। आरव नम आंखों से चला गया, अपनी आंखें बंद करते हुए, सोना, मेरे कारण तुम्हें मदर डे की खुशी मिलने के लिए अभी 4 साल और वेट करना होगा। तभी पीछे से बिल्कुल धीमी आवाज़ आरव के कानों में पड़ी, किसने कहे 4 साल वेट करना होगा? बस अगले साल हम अपनी फैमिली आगे बढ़ा लेंगे। आरव ने कहा, व्हाट? सोनिया ने उसकी गर्दन से होते हुए चुपके से उसकी गाल पर किस कर दिया। पर वो इंजेक्शन वो वीकनेस के लिए था, समझे आप? और ये सब प्लान व्योम जी और नेहा भाभी का था, जिसमें उन दोनों ने मुझे शामिल किया। जानती थी आप टूट जाओगे मेरे डिसीजन से, पर उन्होंने मुझे आपकी कसम देकर यह प्लान पूरा किया। और आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी कोई खबर नहीं थी? तो मिस्टर आरव सुन लीजिए, बीवी हूँ आपकी, पल पल की खबर कैसे रखना जानती हूँ। आरव थोड़ा शरारत भरे लहजे में, ओहो, तो क्यों ना फिर कल ही हनीमून पर चले, बोलो। सोनिया ने कहा, फिलहाल तो आप अंदर चलिए। आरव ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया और धीमे से उसके होठों पर अपने लव रख दिए। थैंक यू, चलो अब। अंदर सब कुछ रेडी था। व्योम अंगूठी लिए अपने घुटनों के बल बैठा था और बस आरुषि की हाँ का इंतजार कर रहा था। आरव और सोनिया दोनों ने आरुषि की ओर देखा तो आरुषि ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रोमिला उन दोनों के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वापस आरव के पास चली गई। एंगेजमेंट अच्छे से हो गई थी। व्योम आरव के पास जाकर, थैंक यू साले साहब, आप हमारी इज्जत रखने के लिए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वैसे आरव, अभी मुझे लगता नहीं है कि तुमने आरुषि और भाभी को बताया है। लगता है तो एक और धमाका फोड़ने वाला है। आरव ने कहा, ना ना ना, वो धमाका नहीं होगा, वो छोटू सा सरप्राइज होगा इन दोनों के लिए। पर पहले इन्हें ज्वाइन तो करने दे। सब कुछ हो चुका था तो आरव ने सोनिया की ओर देखते हुए, चलो तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूं। सोनिया हैरान सी, पर मैं तो तुम्हारे घर जाने वाली हूँ। आरव ने कहा, अभी नहीं, बस कुछ दिन वेट करो, अभी तो मैं अंजलि माँ के साथ जा रहा हूँ। प्रोमिला और चंदर हैरान थे उसके फैसले पर। कोई सवाल पूछकर शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, ना ही वो अब आरव को कुछ भी बोलना चाहते थे। इस तरह 1 महीना बीत गया। सब ठीक चल रहा था। आरव वीकेंड पर
केशव और प्रोमिला के पास आता था। आरुषि की शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का निकला था। तभी सब आराम से तैयारियां करने में लगे थे। आज संडे था तो आरव, अंजलि, चंदर और प्रोमिला, आरुषि सब एक साथ सोनिया के घर सोनिया को ले जाने पहुंचे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। नेहा और सोनिया के दोनों भाइयों ने उनका बहुत अच्छे से आवभगत की और खुशी खुशी सोनिया को उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। बाकी सब अलग गाड़ी से घर पहुंच चुके थे। आरव और सोनिया अपनी अलग गाड़ी में थे। आरव, ये रास्ता तो घर की ओर नहीं जाता ना? आरव बिना कुछ कहे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जानता हूँ अब तक नहीं जाता था, पर आज से यही रास्ता घर की ओर जाएगा। आरव ने एक सुंदर से घर के पास गाड़ी को रोककर, आओ सोनिया, अब ये घर हम दोनों का है। सोनिया ने कहा, आरव अब तो कोई नाराजगी नहीं, फिर ये सब क्यों? आरव ने एक बार फिर से अपनी झुकी नज़रों को सोनिया पर डालते हुए, सोना, जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे भरने से अच्छा है एक नया रूप देकर 2 हिस्से कर दिए जाए। और अगर हम वही रहे तो ये दरार फिर से पड़ने के चांस है और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता जिससे हमारा पास्ट, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में हजारों दरारें डले। सोनिया, मैंने फैसला ले चुका हूँ, तो अब आगे तुम कुछ नहीं सोचोगी। वैसे भी मम्मी पापा का घर नज़दीक ही है, तो जब कभी भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत होगी हम साथ होंगे। और मैंने वहाँ एक उनकी सुविधा अनुसार एक परमानेंट मेड रख दी, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सोनिया का मन तो नहीं था, पर फिर भी आरव की खुशी के लिए मान गई। और अगले दिन आरुषि और सोनिया को ऑफिस ज्वाइन करना था, तो आरुषि फ़ोन पर, भाभी बहुत डर लग रहा है। सोनिया बोली, मुझे भी। सुबह दोनों ऑफिस पहुंची। पीएन ने कहा, मिस आरुषि, आपको सर ने ग्राउंड फ्लोर वाले अपने कैबिन में बुलाया है और मिसेस सोनिया को इसी फ्लोर पर सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। दोनों कुछ डरते हुए, आई एम कमिंग सर, अलग अलग कैबिन में। आरुषि, आप यहाँ? व्योम ने आरुषि को एक नज़र देखा और फिर चेयर से खड़े होते हुए उसको अपने गले से लगा लिया। जी हुजूर, मैं यहाँ, ये मेरे पापा का केबिन है जो अब मैं संभालूंगा। पर तुम तो? हाँ, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था तो जॉब करनी स्टार्ट की थी, पर अब पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आखिर उनकी मेहनत को जाया तो नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे भाई के साथ काफ़ी पहले ऑफिस ज्वाइन किया। सोनिया ने कैबिन के अंदर आते ही आरव को देखकर गुस्से से उसकी चेयर पर झुकते हुए, मक्कार कहीं। आरव ने अपनी दोनों हाथ सोनिया के कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे सोनिया शर्माते हुए, छोड़ो कोई आ जाएगा। आरव ने उसे देखा, और कोई नहीं आएगा, बिना परमिशन के पर्सनल कैबिन है, समझी मिसेज आरव। कुछ महीनों बाद आज आरुषि की शादी है और अभी सब खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। अंजलि, नेहा, प्रोमिला सब डांस कर रहे थे। तभी नेहा ने सोनिया और आरव का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई। जैसे ही सोनिया स्टेज पर पहुंची, उसका सिर चकरा गया और वो आरव की बाहों में बेहोश होकर झूल गई, जिससे आरव एकदम घबरा गया। वही प्रोमिला और चंदर जी भी थोड़ा घबरा गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चेकअप करते हुए, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। आज सबके चेहरे पर एक नई खुशी थी। अंजलि और प्रोमिला में आज एक नई जंग छिड़ गई थी कि कौन अपनी बहू की देखभाल करेगा। आरव मुस्कुराते हुए, मम्मी, माँ, आप दोनों बारी बारी कर लेना, अभी काफ़ी टाइम है, समझिए आप दोनों एक साथ हंसते हुए, अच्छा बेटा जी, तुम बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हो। वही प्रिया दूर खड़ी सबकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी शादी की। आरुषि एक बार फिर बुआ बनने की खुशी से खुश थी। लाल जोड़े में सजी आरुषि की विदाई की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी। आरुषि सोनिया के गले लगते हुए, भाभी, आप अपनी वो अंगूठी तैयार रखना, क्योंकि हक से लूँगी, और हाँ, इस बार भाई की भी बात नहीं मानूंगी। सोनिया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बिल्कुल वो ही क्यों, इस बार डायमंड की मिलेगी। आरुषि हल्की सी मुस्कुराती हुई, नहीं भाभी, मुझे वो ही अंगूठी पसंद है। डायमंड तो व्योम जी से ले लूँगी, मुँह दिखाई में। व्योम हल्के से, अभी से बता दिया क्या चाहिए पागल। कुछ महीनों बाद आज सोनिया और आरव के जुड़वां बच्चों का नामकरण था। घर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था।
प्रोमिला और अंजलि सब सोनिया के साथ थी। पंडित जी ने कहा, वैसे आपने कोई नाम सोचा क्या? अंजलि और आरुषि ने अपने अपने नाम पंडित जी को बता दिए। आरुषि और अंजलि ने नाम रखा सारा बेटी का और सौरभ बेटे का। प्रोमिला जी ने कहा, वैसे व्योम क्यों नहीं आया आज आरुषि? मम्मा आप वो उनसे ही पूछना, सब बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। शाम होने को है, आरव आज मुझे छोड़ा घर, अंजलि ने आरव को बोला। अब अगले कुछ दिनों के लिए मैं और प्रोमिला घूमने जा रहे हैं और आकर घर भी संभालना है, तो अब आप सोनिया का ख्याल रखना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।